हेलो एवरीवन। आई होप आप तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। टीजीटी कमीशन का एग्ज़ाम जैसे कि आने वाला है, सो 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी बना चुके हैं फिज़िक्स के क्वेश्चन आंसर्स का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स का, जो टीजीटी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट लेके आए हैं टीजीटी एग्ज़ाम्स का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। अगर किसी ने पिछले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ रेफर टू दैट। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें मैंने डिस्कस कर दी हैं, तो बार बार उन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम बहुत कम है। ठीक है, चलिए। सो 60 तक हमने लास्ट टाइम कवर कर लिए थे। नाउ विल पिक अप क्वेश्चन नंबर 61, नेक्स्ट क्वेश्चन। The potential energy of a particle executing simple harmonic motion with amplitude a is maximum when displacement is okay। यहाँ पे ये ऑप्शन a/2 है, प्लस माइनस a/2, और ये वाला है प्लस माइनस a। ओके, टाइपिंग एरर है थोड़ा सा। ठीक, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन पहले तो क्या होती है मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, डिटेल में बात नहीं करूँगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन वो मोशन है जिसमें पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन मोशन में वाइब्रेशनल मोशन अगर करता है ताकि वो बार बार अपने सेम पॉइंट मीन पोजीशन के अबाउट रिपीट करे, तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। ठीक है, ओके। अगर उसका एम्पलीट्यूड ए है, बेसिकली जैसे अगर हम पेंडुलम की बात करें, मैं और एग्जांपल अगर आपको दूं तो ये पेंडुलम का जो मोशन है यहाँ और यहाँ, तो ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं E1 और E2 अगर हम इसको मान लें, और ये मीन पॉइंट है। तो इसके बीच में जो ये बॉब है ये इस तरह से मोशन करेगा। तो इस मोशन को अगर हम एग्जैक्ट बहुत कम एंगल माने, ये थीटा बहुत कम माने, तो जो ये मोशन है ये स्ट्रेट लाइन होगा। अप्रॉक्सीमेशन है, अगेन स्ट्रेट लाइन होगा, और वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। ठीक है, तो अब अगर एम्पलीट्यूड ए है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? देखो, जब पार्टिकल यहाँ पे है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो या तो रेस्ट में है। अब इसको हमने यहाँ लेके गए, तो जब हम यहाँ लेके गए तो इस पे काम हुआ। अब जब वो एक्सट्रीम पे पहुंचेगा तो उस पे मैक्सिमम काम होगा, चाहे वो इस तरफ हो चाहे वो इस तरफ हो। और जब तक वो रिलीज नहीं होता वो वर्क कैसे स्टोर होगा? इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही वो यहाँ से आएगा इधर मीन पे पहुंचेगा तो फिर वो सारी की सारी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। फिर धीरे धीरे जैसे इधर जाएगा फिर से वो काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल मैक्सिमम, यहाँ पे भी पोटेंशियल मैक्सिमम, और मीन में काइनेटिक मैक्सिमम होगी। ये बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन एंड वेव्स में। सेंटर पे याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, वेलोसिटी मैक्सिमम है, और दोनों एक्सट्रीम्स पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, क्लियर? ये चीज ध्यान रखें। ठीक है, सो कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी? प्लस या माइनस ए पे, क्योंकि यहाँ से सेंट्रल मीन पोजीशन से काउंट करें तो ये भी ए है और ये भी ए है, वेयर ए इज एम्पलीट्यूड, राइट। एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो जब वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होगा इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, तो उसकी क्या होगी? उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि मैक्सिमम काम यहाँ तक लेके आने के लिए हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं। ओके, विच वेव्स आर यूज्ड इन सोनोग्राफी? अब ये सोनोग्राफी क्या है? जिनको पता है कमेंट सेक्शन में बताएं फटाफट से, व्हाट इज सोनोग्राफी। देखो बता देता हूँ, जो कॉमनली जाके आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं ना, दैट इज सोनोग्राफी। उसका साइंटिफिक टर्म है सोनोग्राफी। कॉमन लैंग्वेज में उसको अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। पेट में या कहीं भी अल्ट्रासाउंड हम करवाते हैं, तो कौन सी वेव्स वहां पे यूज होती हैं ये पूछ रहा है, राइट। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, या फिर नन ऑफ दीज, राइट। तो इसका यहाँ पे आंसर बनेगा क्या? नन ऑफ दीज, क्योंकि एक्चुअल आंसर है साउंड वेव्स। कैसी साउंड वेव्स? हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स, जिनको अल्ट्रासोनिक वेव्स भी कहते हैं। ठीक है जी, ऑल्सो नोन एज अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो जो एक्चुअल पेपर था उसमें एक ऑप्शन साउंड वेव्स था, रेडियो वेव्स की जगह साउंड वेव्स ऑप्शन था, तो ऑब्वियसली वो आंसर साउंड वेव्स आना था। ठीक है,
अगर अल्ट्रासोनिक दिया होता तो हम अल्ट्रासोनिक लगाते, अदरवाइज अगर साउंड वेव्स दिया है तो हम साउंड वेव्स लगाएंगे। हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स होती हैं। फ्रीक्वेंसी हाई होने से क्या होता है, मैंने लास्ट टू लास्ट उस लेक्चर में भी जो हमने पार्ट किया था उसमें भी बताया था, किसी भी वेव की एनर्जी का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एच न्यू। तो अगर न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, वे न्यू इज फ्रीक्वेंसी एंड एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, क्योंकि ये तो चीज़ कांस्टेंट है, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻⁻34 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी। तो क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स यूज़ होती हैं तो इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और इनके पास ज़्यादा एनर्जी होने से क्या होता है, पेनिट्रेटिंग पावर हाई होती है। तो ये हमारे बॉडी में पेनिट्रेट करके इंटरनल पार्ट्स पे टकरा के वहाँ पे पीछे फोटोग्राफिक फिल्म हम जब रखते हैं तो उस पर ये इमेजेस प्रोड्यूस करती हैं, इसलिए इनका यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनिट ऑफ स्टीफन्स कांस्टेंट इज, ठीक है, यूनिट ऑफ स्टीफन्स कांस्टेंट इज। अब स्टीफन्स कांस्टेंट क्या होता है, देखो एक फॉर्मूला है एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी। ठीक है, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशंस का पार्ट है। E इज इक्वल टू सिग्मा ए टी रेज टू पावर 4। एक फॉर्मूला ये है इसका। अच्छा, इसकी 2-3 वेरिएशंस है, मैं वो वेरिएशंस बता देता हूँ। दूसरा है E बाय ए अगर हो जाए तो सिग्मा टी रेज टू पावर 4 होगा। ये है एनर्जी पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। ऑब्वियस सी बात है, इस एरिया को उधर मल्टीप्लाई किया गया है। और तीसरा इसी का फॉर्मूला बनता है सिग्मा ए टी रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज एमिसिविटी। ठीक है जी, अब एमिसिविटी क्या होता है, इट इज द एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी अपॉन सेम एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। देखो अब बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, ब्लैक बॉडी क्या होती है, वो बॉडी जो परफेक्ट एब्जॉर्बर है रेडिएशन का। अगर कोई भी लाइट उस पर पड़ेगी तो वो सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और इसीलिए उसका कलर ब्लैक दिखता है। और क्योंकि वो परफेक्ट एब्जॉर्बर है तो वो परफेक्ट एमिटर भी बनता है। एमिटर मतलब लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद एक पॉइंट आएगा जब फर्दर लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो वो मैक्सिमम एनर्जी को फिर एमिट करना शुरू करता है। ठीक है, तो जो ब्लैक बॉडी है उसकी एमिसिविटी एप्सिलॉन जो होगा वो 1 होगा, और इसके अलावा किसी भी बॉडी की एमिसिविटी 1 से कम होगी। तो अगर नॉन ब्लैक बॉडी या ग्रे बॉडी के लिए आएगा तो फॉर्मूला ये आएगा, अदरवाइज ब्लैक बॉडी के लिए जो फॉर्मूला है वो ये बनता है एमिसिव पावर। राइट, तो यहाँ पे ये जो एमिसिव पावर है ये है आपका स्टीफन्स कांस्टेंट। यस, ठीक है, ये है एरिया ऑफ प्लेट और ये है टेम्परेचर। राइट, सो अब यहाँ से भी हम देख सकते हैं क्या, देखो ये यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी है क्योंकि दोनों में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में पावर है। तो जो एक्चुअल फॉर्मूला या यूनिट्स आएंगे वो इसी फॉर्मूले से आएंगे क्योंकि ये यूनिटलेस है। तो सिग्मा का आपको बेसिकली यूनिट पूछा है, तो सिग्मा क्या बनेगा, E बाय ए टी रेज टू पावर 4। अब ये एमिसिव पावर है, दोबारा से बोल रहा हूँ, एनर्जी नहीं है, एमिसिव पावर है। तो ये क्या बनेगा, वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर केल्विन रेज टू पावर 4। तो ओके, अच्छा ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है, एक्चुअली में ये 4 ऑप्शंस हैं तो ये एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन होगा, कुछ ऐसा इसका आंसर दिया हुआ था, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज टू पावर 4। तो सेम ही बात है। ठीक है, इस तरह से चीज़ें करनी है। ठीक है, आई होप ये इसको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये आंसर समझ आना चाहिए कैसे आया है, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे ये सही होंगे, ये टाइपिंग एरर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अ सेमीकंडक्टर, ओके, अ सेमीकंडक्टर हैज़ एन इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 8 × 10⁻13 पर मीटर क्यूब। इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, 8 × 10⁻13 पर मीटर क्यूब। राइट, एंड होल का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 5.5 × 10⁻12 पर मीटर क्यूब।
5.5 इंटू 10⁻12 पर मीटर क्यूब। ये पूरी चीज़ और ये पूरी चीज़ ये है और ये पूरी चीज़ ये है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन 8 इंटू 10⁻13 पर मीटर क्यूब है, मतलब 1 मीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेसिक सी बात ये है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स यूनिट वॉल्यूम में आ रहे हैं वो बात कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं और प्रोटॉन्स इतने हैं, तो सामने दिख रहा है कौन सी चीज़ ज़्यादा है। सेम वॉल्यूम अगर हम लें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्योंकि 10⁻12 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि 10⁻13 है, सो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो जो पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा वैसे ही टाइप का सेमीकंडक्टर होगा। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। तो ये जो सेमीकंडक्टर है ये कैसा बनेगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर आपका बनने वाला है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। आई होप क्लियर हुआ होगा, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A current carrying loop is placed in uniform magnetic field. The torque acting on it depends upon. एक करंट कैरिंग लूप है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो टॉर्क किस किस पे डिपेंड कर रहा है? शेप ऑफ द लूप, एरिया, पोजीशन ऑफ द लूप इन द फील्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो, जो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ लूप का फॉर्मूला है tau is equal to ni ab sin theta, where tau is the torque, n is the number of turns, I करंट है, एक एरिया है, b मैग्नीट्यूड है फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का, और थीटा इज द एंगल, राइट। तो एक करंट मतलब मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे कुछ भी हो सकता है, उसमें एक करंट कैरिंग लूप रखा हुआ है। मतलब ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, तो नॉर्थ से साउथ मैग्नेट्स हैं और उसके बीच में एक करंट कैरिंग लूप रखा है। करंट कैरिंग लूप का मतलब है कुछ इस तरह से, राइट। सो टॉर्क किस किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्वियसली बात है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है, सामने दिख रहा है, करंट पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। तो देखो ये ऑप्शन गया, ठीक है। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो ये भी ऑप्शन गया, ठीक है। पोजीशन ऑफ द लूप इन द फील्ड या शेप, पोजीशन ऑफ द लूप पे कैसे डिपेंड कर रहा है? थीटा जो है भाई, लूप 0 डिग्री एंगल पे रखी है या 30 डिग्री पे रखी है, 40 डिग्री पे रखी है, उससे क्या होगा? थीटा की वैल्यू चेंज करेगी और फिर टॉर्क की वैल्यू भी चेंज करेगी। सो जो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज शेप ऑफ द लूप, तो ये आपका सही आंसर होगा। शेप से फर्क नहीं पड़ता है, प्रोवाइडेड वो शेप उसका एरिया या बाकी डायमेंशंस चेंज ना करे, राइट। शेप चाहे सर्कुलर हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे ट्रायंगुलर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज एरिया रिमेन्स सेम, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट ओनली वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम पॉजिटिव इज, ये क्या है? दिस इज He पॉजिटिव आयन। इस बोल रहा है कि हीलियम पॉजिटिव का आयन है। हीलियम पॉजिटिव मतलब ऑलरेडी उस पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उससे ऑलरेडी जा चुका है, ऑब्वियसली आयन तभी बनेगा, ठीक है। तो इसमें से जो एक इलेक्ट्रॉन, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, सबको पता ही होगा, ऑब्वियसली बात है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है तो बचा क्या है? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट। तो इसको निकालने के लिए ग्राउंड, और वो ग्राउंड स्टेट में है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है? अगर हम हीलियम का न्यूक्लियस बनाएं और मतलब एटम बनाएं तो ये न्यूक्लियस है, ठीक है जी। तो ये जो फर्स्ट शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 में से एक ऑलरेडी जा चुका है, तो बोल रहा है इस सेकंड को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। और ग्राउंड स्टेट होता है n इज इक्वल टू 1, मतलब फर्स्ट शेल को हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट से हीलियम के हीलियम के इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, राइट। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? -13.6 Z² बाय
एन स्क्वायर। याद रखिएगा एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो अब क्योंकि ग्राउंड स्टेट में है तो एन कितना हो जाएगा 1 और जेड होता है एटॉमिक नंबर। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा here n = 1 z = 2। तो E कितना बनेगा -13.6 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 1। 2 का स्क्वायर 4 4 6 24 4 3 12 14 और 4 4 15 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ये एनर्जी आती है, ठीक है। सो 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आएगी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वो दे रखा है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज to get three images of a single object one should have two plane mirrors at an angle of what। बेसिक सी बात ये बोल रहा है कि दो प्लेन मिरर्स हैं तो उनको कितने एंगल पे मैं रखूं कि तीन अलग अलग इमेजेस एक ही ऑब्जेक्ट की बने। देखो तो इसको निकालने का फॉर्मूला है, राइट। दो डिफरेंट तरह के फॉर्मूले। नंबर ऑफ इमेजेस n is equal to 360 by theta minus 1 if n is even or odd। wait, not n, यहाँ पे n नहीं आएगा। if 360 by theta is even or odd and object is placed symmetrically। अब सिमेट्रिकली का मतलब है जितना एंगल एक से बना रहा है ऑब्जेक्ट या जितनी दूर एक से है उतनी ही दूर दूसरे से, मतलब बिल्कुल बीचों बीच अगर ऑब्जेक्ट रखा जाए दोनों मिरर्स की अगर सिमेट्रिक हो और 360 बाय थीटा की वैल्यू अगर इवन या ऑड हो और ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक हो तो जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ इमेजेस का वो ये लगेगा। और दूसरी केस में फॉर्मूला लगता है 360 बाय थीटा ओनली। अब ये कब लगेगा जब 360 बाय थीटा ऑड है एंड ऑब्जेक्ट इज असिमेट्रिक। असिमेट्रिक मतलब किसी एक मिरर के पास पड़ा है या किसी एक मिरर से कम एंगल पे और दूसरे से ज़्यादा एंगल पे है, ठीक है जी, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे n कितना दे रखा है 3। तो 3 क्या है और नंबर। अब यहाँ पे कुछ नहीं बताया है कि सिमेट्रिक है कि असिमेट्रिक है। तो अगर कुछ नहीं दिया है तो आपने क्या लेना है, तो आपने अज्यूम करना है कि सिमेट्रिक ही है, क्योंकि अगर असिमेट्रिक होता तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लिखा होता। अदरवाइज हम जनरलाइज केस यही लेके चलते हैं कि सिमेट्रिक है। तो अगर सिमेट्रिक है तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा 360 बाई थीटा माइनस 1। सो n बिकम्स इक्वल टू, n क्या है यहाँ पे तीन इमेजेस बन रही है, n इज नंबर ऑफ इमेजेस, तो वो 3 दिया हुआ है गिवन क्वेश्चन में। तो 360 बाई थीटा माइनस 1, तो 3 माइनस 1 जब उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो 360 बाई थीटा इज इक्वल टू 4 विच इम्प्लाइज हमें थीटा निकालना है 360 बाई 4 90। So 90 degree will be the correct answer, right? This is the correct answer, 90 degree. This is the symbol for degree, right? Okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू क्यूरीज लॉ, अब ये क्यूरी बहुत बड़ी मैडम क्यूरी जो साइंटिस्ट थी, रेडियो एक्टिविटी और काफ़ी उनकी लाइफ चली गई थी इसमें, क्योंकि डिस्कवरीज में नोबेल प्राइज़ मिला उनको, मतलब बहुत इंस्पिरेशनल उनका वो रहा। शी वॉज नॉट अलाउड टू
सिट इन यूनिवर्सिटी, बिकॉज लेडीज़ को उस टाइम पे पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, तो उन्होंने अपना काम करा। फिर उनको हस्बैंड मिले साथ में, मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी, दोनों ने काम करा, दोनों को फिर नोबेल मिला। पहली लेडी थी जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला, तो उन्होंने ही ये क्यूरी का लॉ बनाया था। ठीक है। According to Curie's law, the magnetic susceptibility of a substance at an absolute temperature T is proportional to, देखो Curie's law क्या कहता है, chi is proportional, chi is equal to C by T, या chi is proportional to 1 by T। तो आंसर इसका होगा 1 by T। ठीक है। क्यूरी का लॉ कहता है कि मैग्नेटिक, ये काई क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये इसको काई से डिनोट करते हैं। ठीक है। और किसी टेम्परेचर पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। अब ये है क्या, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है अगेन। ठीक है। एंड इट इज प्रॉपर्टी है सबस्टांस का, एंड इट टेल्स अस कि हाउ मच अ मटेरियल, या ईज ऑफ मैग्नेटाइजेशन बेसिक सी बात बताता है कि कोई सबस्टांस कितना इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा जब हम उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, तो वो कितने इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है जी। तो दिस इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब होता क्या है, मैग्नेटाइज होने के लिए बेसिकली आपको पता होगा कि डाइपोल्स होते हैं मैग्नेट के अंदर, छोटे छोटे नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनते हैं। तो मैग्नेटाइज करने के लिए वो सारे के सारे डाइपोल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होने चाहिए। तो जो एक गिवन टेम्परेचर पे इजीली अलाइन हो जाएंगे उनकी ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होगी, और जो नहीं होंगे उनकी कम होगी। बट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, डाइपोल्स के पास एनर्जी आएगी तो वो थर्मल एजिटेशन करेंगे, मतलब एक दूसरे से टकराएंगे, और उस टकराने की वजह से जो अलाइनमेंट है वो बिगड़ता है। और क्योंकि अलाइनमेंट बिगड़ता है तो ससेप्टिबिलिटी, मतलब उसको अब उस मटेरियल को, अब सेम मटेरियल को जब ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है तो उसको मैग्नेटाइज करना मुश्किल होता जाता है। इसीलिए विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। राइट। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स रह रहे हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक में तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और हम उसके ऊपर सेपरेट कुछ वीडियोस कोशिश करेंगे कि किसी एक या दो वीडियोस में उसको टॉपिक को कवर करें। राइट। कोई पार्ट जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है फिजिक्स से रिलेटेड आप बता सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि HPGK के भी कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट 2-4 वीडियोस में हम लेके आएँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही अगेन। राइट। और इसी तरह हम GS भी थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आपको जो टॉपिक लग रहा है कि जिस पे कवरेज चाहिए, राइट, जैसे मैं बहुत जल्द इसमें ये कोशिश करूँगा कि हिमाचल का जो सेंसस रहा है, ऑब्वियसली 2011 का जो सेंसस रहा है उसको हम कवर करें, क्योंकि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन एक आता है 1 या 2 मार्क्स का ही, क्योंकि वेटेज ही बहुत कम है HPGK की ओवरऑल इसमें। राइट। तो पर वो 1 नंबर 2 नंबर ही कई बार डिसाइडिंग फैक्टर होता है। HPGK में से वो आएगा, नदियों का क्वेश्चन आ जाता है, पर्वत श्रृंखलाओं के क्वेश्चन, पासेस के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो हम धीरे धीरे चीज़ें कवर करेंगे जितना टाइम हमें अलाउ करेगा। फिर भी अगर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जैसे फिजिक्स में से या किसी में से भी, तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, हम उनको अलग वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी अगर डिटेल यहाँ इन डेप्थ करने लगे तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा और उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। राइट। चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस व्हाट। राइट। अब डाइपोल, अभी हम डाइपोल की बात कर रहे थे, फिर से डाइपोल की बात। डाइपोल का मतलब, डाई का मतलब होता है टू, पोल का मतलब है हिस्से या छोर या किनारे, तो डाइपोल मतलब दो किनारे। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है और एक तरफ नेगेटिव चार्ज है और कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है, प्लस प्लस क्यू और माइनस क्यू, इस तरह से भी डिनोट किया जाता है। और ये आर होता है, वेयर आर इज इक्वल टू 2a, वेयर 2a इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल। ठीक है। तो एक डाइपोल मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं, दो वॉल्स हैं, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, और वो बंधी हुई हैं एक सीधी रस्सी से या सीधी रॉड से। तो दैट इज मतलब वेरी गुड अप्रॉक्सीमेशन टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक। तो अब जब उसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर किस तरह का एक्सपीरियंस वो करेगा। राइट।
नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि फील्ड डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है। मतलब अगर सपोज करो ये डाइपोल है और ये किसी फील्ड में पड़ा है, मान लो ये ऐसे, ये फील्ड की डायरेक्शन है, राइट। तो यहाँ पे फील्ड की वैल्यू कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ और ज़्यादा है, और ज़्यादा है, ऐसा। या उल्टा भी कर सकते हैं आप कि यहाँ कम है और इधर को ज़्यादा है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म होगी तो सब पॉइंट्स पे फील्ड की वैल्यू, जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो सेम होगी। अगर फील्ड सेम है तो हमें पता है फील्ड होती क्या है, E इज इक्वल टू F/Q, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। किसी भी, अगर मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ फील्ड जनरेट कर रहा है अपने आसपास, तो इसके यहाँ पे अगर हमने एक छोटू सा चार्ज रखा, यूनिट चार्ज या टेस्ट चार्ज बोलते हैं, तो इस टेस्ट चार्ज पे कितनी फोर्स इसकी वजह से, क्योंकि ये भी पॉजिटिव का क्यू है, ये भी पॉजिटिव का क्यू है, तो ऑब्वियसली आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो कितनी रिपल्सिव फोर्स इस पे लग रही है पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये वाला, इसको हम फील्ड बोलते हैं। तो क्योंकि फील्ड ही कांस्टेंट नहीं है, तो देखो E इज इक्वल टू F/Q है, तो F क्या बनेगा, EQ। अब चाहे चार्ज कांस्टेंट है, अगर E की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है तो फोर्स भी कांस्टेंट नहीं होगा डिफरेंट जगह पे। इस वजह से क्या होगा कि मान लो ये फील्ड है और डाइपोल कुछ भी रैंडम ऐसे पड़ा है, ये -Q, ये यहाँ है +Q, राइट। कुछ थीटा एंगल पे पड़ा है ये फील्ड के साथ, ये फील्ड है, ठीक है, जो कि कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब जगह के साथ वेरी कर रही है। तो अब होगा क्या, देखो ये फील्ड की डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से तो नेगेटिव जाती है, तो फील्ड क्या करेगी, नेगेटिव वाले को अपनी तरफ खींचेगी, तो इस पे फोर्स जो लगेगी वो E इंटू क्यू इस तरफ लगेगी, और पॉजिटिव वाले को रिपेल करेगी, तो ये फोर्स क्या करेगी, उल्टी तरफ लगेगी। तो यहाँ पे F इज इक्वल टू E इंटू क्यू इस तरफ लगेगी। तो दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, अगर देखो अगर E1 और E2 बराबर होता तो दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होती है, और डिस्टेंस कुछ, when two equal and opposite forces act on a object separated by a certain distance, तो वो क्या बनाता, कपल या टॉर्क बनाता, वो इसको ऐसे, इस डाइपोल को ऐसे फील्ड में घुमाता। बट अब क्योंकि E1 और E2 अलग अलग है, तो दोनों फोर्सेस भी अलग अलग है। तो इस पे जो फोर्स है वो इसको इधर को खींच रही है, इस पे जो फोर्स है वो इसको इधर को खींचेगी, और नेट क्या होगा, ये घूमेगा भी क्योंकि टॉर्क तो बनी रहा है, और साथ में क्या है, फोर्सेस भी लगेगी, तो ट्रांसलेशन भी होगी और रोटेशन भी होगी। तो इस वजह से ऑप्शन सी आएगा कि टॉर्क भी लगेगा और एक नेट फोर्स भी लगेगी, जिसकी वजह से वो रोटेट भी करेगा और ट्रांसलेट भी करेगा, राइट। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू इट ऑन एक्सियल लाइन इज। अगर एक एक्सियल लाइन क्या है, मतलब ये फिर से डाइपोल का ही क्वेश्चन आ गया, मान लो ये +Q, ये -Q, तो इन दोनों को ज्वाइन करती हुई जो सेंटर लाइन है, इसको बोलते हैं क्या, एक्सियल लाइन, ठीक है। और अगर यहाँ से हम ये लाइन बना दें तो इसको इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, याद रखिएगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है, +2 फिजिक्स का, राइट, तो ये पता होना चाहिए। द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। डाइपोल मोमेंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होती है, आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, वेयर 2a इज दिस डिस्टेंस, राइट। किसी भी चार्ज का, दोनों में से कोई भी चार्ज, क्योंकि दोनों बराबर है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर है, एक प्लस है एक माइनस है, तो किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट, राइट। ये होता है डाइपोल का मोमेंट, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और डाइपोल मोमेंट में कितना एंगल होगा अगर डाइपोल की एक्सियल लाइन पे हम देखें तो देखो जब डाइपोल है तो किसी भी पॉइंट, मान लो यहाँ पॉइंट रखें, तो अब अगर इस पॉइंट पे हमें फील्ड की स्ट्रेंथ चेक करनी है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या रखेंगे, छोटू सा टेस्ट चार्ज Q0 रखेंगे। तो अगर Q0 रखा तो ये वाला -Q इसको अट्रैक्ट करेगा और +Q इसको क्या करेगा,
रिपेल करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, कन्वेंशन है, ठीक है। तो जब ये होगा तो जो एंगल इसमें बनेगा वो क्या आएगा, 0 डिग्री का एंगल आएगा, क्योंकि जो फील्ड की डायरेक्शन है वो और जो डाइपोल की डायरेक्शन है वो दोनों सेम ही डायरेक्शन में होगा। देखो जो फील्ड है वो भी प्लस क्यू से माइनस क्यू चल रही होगी, और जो डाइपोल है वो उसकी डायरेक्शन भी प्लस क्यू से माइनस क्यू ही ली जाती है, तो इसलिए ये चलेगा, राइट। Okay. Next is EMF of a cell depends upon. EMF stands for electromotive force. EMF stands for electromotive force. अब ये होता क्या है EMF? EMF किसी भी सेल का EMF क्या होता है? It is the maximum potential difference of a cell when no current is flowing through it. ठीक है, जब मतलब मान लो एक बैटरी है, वो बस बैटरी पड़ी हुई है, उसको सर्किट में कनेक्ट कर दिया है मान लो, और कोई भी करंट मतलब सर्किट ऑन नहीं कर रखा है, तो उसके दो पोल्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होगा जब उस पर बेसिकली कोई लोड नहीं सर्किट में, मतलब नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट का मतलब होता है कि कोई भी लोड उस पर अगर एक्ट नहीं कर रहा है तो कितना मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस वो दे सकती है, ठीक है। तो वो उसका ईएमएफ होता है। तो अगर कोई लोड ही नहीं है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का तो बात ही खत्म हो गया, ठीक है, कि उस पर डिपेंड करेगा। अच्छा, इंटरनल पे डिपेंड कर सकता है भाई, अगर लोड ही नहीं है तो इंटरनल रेजिस्टेंस को भी निगलेक्ट करेंगे, तो उस वो किस पे डिपेंड करते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोलाइट और जो इलेक्ट्रोड्स हैं, जो बैटरी के सेल में इलेक्ट्रोलाइट डाला है और जो इलेक्ट्रोड्स दो लिए हुए हैं उस पर वो डिपेंड करती है, राइट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर बाकी के क्वेश्चन हम फिर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इफ द इलेक्ट्रिक करंट इन द लैम्प डिक्रीजेस बाय 5% देन द पावर आउटपुट डिक्रीजेस बाय। अगर एक लैंप है और उसमें करंट जो है वो 5% से डिक्रीज करता है, आई डिक्रीजेस बाय 5%, तो पावर कैसे डिक्रीज करेगी? देखो पावर का फॉर्मूला, दो तीन फॉर्मूले हैं इलेक्ट्रिसिटी, वी आई, वी ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो ये दूसरा फॉर्मूला बनता है, V की जगह आई आर रखेंगे तो आई स्क्वायर आर, और तीसरा फॉर्मूला बनता है, देखो V इज इक्वल टू आई आर है, ये कहाँ से आया? ओम्स लॉ से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और अगर प्रोपोर्शनलिटी को हमें रिमूव करना है तो हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि आर है, जिसको आप रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये ध्यान रखिए, किसी भी गिवन मटेरियल के लिए रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहता है, अगर वोल्टेज चेंज होगा तो प्रोपोर्शनली करंट भी चेंज होगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। हाँ, उसकी लेंथ, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज करते हैं मटेरियल का, या मटेरियल ही चेंज कर देते हैं तब रेजिस्टेंस चेंज करेगा, अदरवाइज फॉर अ गिवन लेंथ एंड फॉर अ गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया रेजिस्टेंस चेंज नहीं करता है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, राइट। चलिए, तो V इज इक्वल टू आई आर है, तो यहाँ से I क्या बनेगा? V बाई आर। तो अगर हमें इस फॉर्मूले में I को हटाना हो तो क्या बन जाएगा? V इंटू वी बाई आर, और ये क्या बन गया? V स्क्वायर बाई आर। तो ये तीन फॉर्मूले पावर के, वी आई स्क्वायर आर एंड V स्क्वायर आर। अब यहाँ दे क्या रखा है कि इलेक्ट्रिक करंट इन लैम्प डिक्रीजेस बाय 5%, इसके अलावा कोई ना वोल्टेज की ना रेजिस्टेंस की बात करी गई है, तो पावर आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो अब पॉइंट ये है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये। देखो अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, आई की वैल्यू डिक्रीज करी, मान लो ओरिजिनल आई कुछ भी मान लेंगे तो 5% डिक्रीज करी, ये कर लेंगे, बट वोल्टेज के बारे में कुछ नहीं बताया गया, यहाँ पे करंट है ही नहीं, तो ये लेने का भी क्वेश्चन खत्म। अब यहाँ पे करंट है और साथ में रेजिस्टेंस है, अभी मैंने बताया कि रेजिस्टेंस क्या होती है? कांस्टेंट होती है, ठीक है। अगर सर्किट में वोल्टेज चेंज करता है तो प्रोपोर्शनली करंट चेंज करता है, या जैसे अब यहाँ दिया हुआ है कि करंट चेंज करेगा तो वोल्टेज तो चेंज करेगा ही, बट वो जो चेंज हुआ वो कितना हुआ वो हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो हम इसलिए न्यू वोल्टेज की वैल्यू जब तक नहीं दिए तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे, बट इसको बहुत ईजिली यूज कर देंगे, क्योंकि अभी समझा के हटा, देखो है क्या, R इज इक्वल टू वी बाई आई बन रहा है यहाँ से, तो अगर करंट बढ़ता है
प्रोपोर्शनली वोल्टेज भी बढ़ेगा ताकि आर की वैल्यू क्या रह जाए, कांस्टेंट। जैसे मान लो आर था 5 तो 10/2 था, मान लो वोल्टेज 10 थी, करंट 5 था। अब अगर करंट 3 हुआ तो ये वोल्टेज 15 मतलब होगी, या वोल्टेज अगर 15 हो जाती है, किसी तरह हम करंट बैटरी बढ़ा की वो वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ताकि जो रेजिस्टेंस है वो क्या आ जाए, 5 आ जाए। इसको ये इसलिए रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करी जाती है, और इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब इसको भी करने का तरीका है, देखो 2-3 तरीके हैं। एक तो आप करंट की वैल्यू लो आई, 5% डिक्रीज हुआ है तो 0.95 आई रह गया, उस 0.95 आई को हम यहाँ पुट कर देंगे तो 0.95 का स्क्वायर करो तो 0.9 मतलब 95 का स्क्वायर कैसे करना है, 5/5 और 9 को अपने नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना है 1025। ठीक है, आई होप ये ट्रिक आपको सबको पता होगी। नहीं पता है तो हम एक ट्रिक्स वाली वीडियो भी अलग से कर लेंगे कि स्क्वायर या क्यूब्स कैसे करते हैं 5 के नंबर के और बाकी सब। तो 0.1025 आएगा, 0.1025 टाइम्स हो जाएगी पावर जो न्यू होगी। तो फिर परसेंटेज डिक्रीज निकालना है तो न्यू पावर माइनस ओरिजिनल पावर अपॉन ओरिजिनल इंटू 100 करके वो कर सकते हैं। लंबा तरीका है थोड़ा सा, आंसर सेम आएगा। तो उससे भी शॉर्टकट तरीका एक मैं आपको बताता हूँ फटाफट से, राइट। तो क्या है, देखो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर है। तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, चेंज क्या कर रहा है, देखो R तो कांस्टेंट ही है, अभी समझाया, R तो कांस्टेंट, ये चेंज क्या कर रहा है, I। तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करें चेंज इन P विद रिस्पेक्ट टू I तो क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ I, R कांस्टेंट है बाहर ले लिया, और आई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन I के ही रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ I। आई होप ये क्लियर होगा। d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 जो कि बनेगा 2x। डिफरेंशिएशन में जो भी पावर होती है उसको आगे लिख के गिवन पावर में से 1 माइनस करते हैं। तो इसलिए i की पावर 2 थी तो 2 को आगे लिखा और 2 में से 1 माइनस किया तो 2i बना। ठीक है, तो dp/di क्या बन रहा है, 2 टाइम्स ऑफ i बन रहा है। तो जितना करंट में चेंज है, राइट, उसका 2 गुना चेंज आपका पावर में आएगा, क्योंकि R तो कांस्टेंट ही है, राइट। तो अगर करंट में 5% का चेंज है तो पावर में चेंज कितना आएगा, 10%, 2 इंटू 5% करके डायरेक्टली ये निकल सकता है, राइट। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, राइट। एंड फिर भी कुछ डाउट है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स, राइट। और कोई स्पेसिफिक टॉपिक जो आप कवर करना चाहते हैं वो भी आप बताइएगा। तैयारी करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।